दोस्तों, क्या आपने भी बैंगन के पौधे लगा रखे हैं और उनमें इस तरह की हार्वेस्टिंग आपको लगातार मिल रही है? अगर नहीं मिल रही तो निसंदेह मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो रेड कलर के पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी 8 इंच हाइट है और इन 8 इंच हाइट के पॉट के अंदर ही आप देख सकते हैं जो बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, पूर्ण रूप से बैंगन से लदे हुए हैं। एक-एक पौधे में काफ़ी अच्छी मात्रा में बैंगन आए हुए हैं। सिंगल एक-एक पौधे को भी हम देखते हैं तो एक-एक पौधे के अंदर आपको कम से कम एट अ टाइम 3 से 4 केजी करीब बैंगन आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष आपके हैं। इसी के साथ-साथ आप बैंगन के पौधे के अंदर जो बैंगन लगे हैं, उनमें चमक देखिए, कितनी अच्छी शाइनिंग आई हुई है। एक्चुअली जो मार्केट से हम बैंगन लेकर आते हैं, उनमें तो काफ़ी तरह का केमिकल का स्प्रे किया जाता है, दवाइयाँ छिड़की जाती है, तब जाकर बैंगन में इतनी शाइनिंग आती है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक वे के अंदर करते हैं, 12 बाई 12 के जो ग्रो बैग है, उनके अंदर हम उसको उगाते हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन, एक आला दर्जे का हमें हार्वेस्टिंग तो मिलती है, साथ में नेचुरल चमक भी बैंगन के अंदर देखने को मिलती है, जैसा कि यहाँ मेरे टेरेस गार्डन में जो पौधे लगे हैं, उनमें आपको दिखाई दे रही है। जिन्होंने भी अपने यहाँ पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, चाहे वो गमले में लगाए हुए हों या फिर ग्रो बैग में उगा रखा हो या जमीन पर उगा रखा हो, उन्हें काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें 4-5 प्रमुख समस्या आ जाती है। जैसे कि बैंगन का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा हो, आगे अपनी बढ़त नहीं दिखा रहा हो, बड़ा दिखाता हो तो उसमें समय पे क्या फूल नहीं आ रहे हो, और फूल आना शुरू हो जाते हैं तो क्या वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी तरह उसके अंदर बैंगन बनना शुरू होते हैं तो बैंगन क्या छोटेपन के अंदर ही उसके अंदर काफ़ी तरह के डिजीज आने की संभावना हो जाती है, कीड़े लगने की संभावना हो जाती है, तो बैंगन क्या नीचे गिर जाता है, छोटेपन के अंदर ही सड़ गल कर नीचे गिर जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं आती है हमारे बैंगन के पौधे के अंदर, तो आज की वीडियो के अंदर मैं सारी समस्याओं पर चर्चा भी करूंगा, साथ में एक बेस्ट फर्टिलाइजर भी बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने बैंगन के पौधे पर करते हैं, समय रहते हैं, तो निसंदेह आपका बैंगन का पौधा भी कुछ इस तरह अच्छी अपनी ग्रोथ दिखाता है। ग्रोथ दिखाने के साथ साथ ही समय पर एक बहुत ही अच्छे उत्पादन देने की अपनी क्षमता भी आपको दिखाएगा। तो जुड़ रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। कार्य को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जब बैंगन के पौधे से हमें इतना अच्छा उत्पादन चाहिए तो हमें क्या बैंगन के प्लांट पे शुरू से काम करना चाहिए होता है। जब हम बैंगन के पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो मिट्टी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि उस मिट्टी के अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, जस्ता हो, इस तरह की हमारी मिट्टी के अंदर पर्याप्त पोषण होना चाहिए होता है। उसके लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, मैं क्या करता हूँ, जब पौध को ट्रांसप्लांट करता हूँ तो अपने गार्डन की जो 50% पुरानी मिट्टी होती है वह लेता हूँ। साथ में इसमें 30% के करीब काव डंक या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से एक चीज़ मिलाता हूँ। वर्मी कंपोस्ट भी मैं इसके अंदर मिलाता हूँ 10% के रेशो में अलग से। तो ये जो काउ फुली डिकम्पोज जो गोबर की खाद होती है, वह उसको मिलाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि इसके अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मिल जाती है, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इसके अलावा आयरन, जस्ता, इस तरह की जो प्लांट को रिक्वायरमेंट रहती है। ये फुली डिकम्पोज जो गोबर की खाद होती है, आप चाहे गाय का गोबर ले लीजिए, चाहे भैंस का गोबर ले लीजिए, दोनों में मात्रा अच्छी मिल जाती है। ये करीब-करीब दोनों मिलके हो जाते हैं 80%। 10% के रेशो के अंदर मैं क्या मिलाता हूँ, जो वर्मी कंपोस्ट हो जाता है, कुछ लीफ कंपोस्ट हो जाता है, इसी के साथ कुछ खनिज हो जाते हैं, जैसे जिप्सम है, गेरू है, इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी हो जाती है, साथ में सरसों खली हो जाती है, जो नीम खली हो जाती है, ताकि इसकी रूट में कोई इन्फेक्शन ना हो। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर समावेश करता हूँ। एंड लास्ट में 10% के रेशो के अंदर मैं इसमें स्टोन डस्ट या रिवर सैंड मिलाता हूँ। वो किस लिए मिलाई जाती है कि जब लगातार इसमें पानी पड़ता है ग्रो बैग में या गमले में, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी धीरे-धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाती है, मिट्टी टाइट होना शुरू हो जाती है। जब मिट्टी टाइट होती है तो क्या होगा, जो रूट होती है वो अपना आकार सही ढंग से नहीं फैल पाती है, क्योंकि उसका एक दायरा होता है, इस गमले के अंदर ही इसको रहना होता है। बाकी जगह मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो रूट जहाँ नमी मिलती है, जहाँ थोड़े नरम मिट्टी मिलती है तो उस तरह बढ़ जाती है, पोषण मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन गमले में क्या होता है कि इसी दायरे के अंदर रहती है वो। तो जब मिट्टी लगातार टाइट बैठना शुरू होती है तो क्या होता है, रूट आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिससे क्या पौधा अपना विकास नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें रिवर सैंड या स्टोन डस्ट मिलाना चाहिए होता है। वो क्या काम करता है कि जो मिट्टी के कण होते हैं उनको आपस में चिपकने नहीं देता। इससे मिट्टी हमारी थोड़ी भुरभुरी बनी रहती है और पौधे की रूट्स होती है वो तेजी से डेवलप करना शुरू करती है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर बैंगन का पौधा कुछ इस तरह अपना आकार लेना शुरू कर देता है। सेकंड दोस्तों, हमें जो गमले की मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुड़ाई करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि जो एक तो जो ऊपर की धूप से रिचार्ज की हुई मिट्टी रहती है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, मिट्टी पलटी खा के नीचे की तरफ जाती है, जिससे रूट को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, रूट्स तेजी से फैलना शुरू होती है, मिट्टी भी भुरभुरी बनती है। इसी के साथ अगर मिट्टी के अंदर नीचे कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होता है तो वो क्या दोस्तों, जब ऊपर की तरफ आप मिट्टी पलटी खा के आएगी तो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आने पर वो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वह भी खत्म होता है। साथ में जितने भी ये इस तरह की खरपतवार निकल जाती है, इसको हमें प्लांट से रिमूव करना चाहिए होता है। इनको रिमूव करने से हमें क्या बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि जो हम इसके अंदर न्यूट्रिशन डालते हैं वह न्यूट्रिशन सीधा का सीधा प्लांट को मिलना शुरू होता है। ये इस तरह की खरपतवार जो होती है वो नहीं खींच पाती है। तो हमें करीब करीब 20 से 25 दिन में एक बार हमारे प्लांट की
गुड़ाई करनी चाहिए होती है। इतना अच्छा हम फर्टिलाइजर जब डालते हैं, पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो देखते हो आप पौधा कितना गहरे रूप के अंदर कितनी छोटी छोटी पत्तियों में आगे अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाने में लगा हुआ है। अब हमें यहाँ करना क्या चाहिए, बैंगन का पौधा जितना तेजी से आगे बढ़ता है उतनी तेजी से उसके अंदर क्या काफी तरह की डिजीज आने की संभावना रहती है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जिसे हम लीफ कर्ल वायरस भी कहते हैं, जो कि थ्रिप्स एंड माइट की वजह से भी आना शुरू होता है। साथ में एक कटरपिलर नाम का कीड़ा भी लग जाता है जो पत्तों खाना शुरू कर देता है। मोजक वायरस होगा, इस तरह के वायरस आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है दोस्तों, शाम के वक्त करीब 1 लीटर पानी के अंदर 2 से 3 ml नीम ऑयल को लेना है हमें। और नीम ऑयल चूंकि एक तेल होता है तो उसके कंटेंट को तोड़ने के लिए थोड़ा सा चुटकी भर उसमें सरफ डाल देना है, अच्छी तरह बोतल में मिक्स करना है और हमेशा शाम के वक्त स्प्रे करें। मैं हमेशा शाम के वक्त स्प्रे करता हूँ, उससे क्या होता है कि जो पत्ते हैं अवशोषित कर लेते हैं उनको अच्छी तरीके से। और आप देख सकते हैं कितने चौड़े पत्ते छोटे छोटे पॉट के अंदर जो 12x12 के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, और इतने चौड़े पत्ते इनके अंदर आए हुए हैं। कारण कि जब हम शाम को स्प्रे करते हैं तो पत्ते जो पूर्ण रूप से इसको अवशोषित करते हैं और पौधे के अंदर किसी भी तरह की डिजीज या वायरस के आने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। आता भी है तो पौधे अपनी एंटीबायोटिक बना के रखते हैं, जो हम नीम तेल छिड़कते हैं या हल्दी का जो हम स्प्रे करते हैं, इन सब चीज़ों से। तो शाम के वक्त करें, दिन में या दोपहर के अंदर करने से बचे दोस्तों। तो इस तरह जब हम इस पर स्प्रे करते हैं तो पौधा हमारा इन सब तरह की डिजीज से काफी दूर रहता है और अपनी लाइफ साइकिल को दोस्तों कंटिन्यू रूप से आगे बढ़ाता रहता है। जब हमारा 40 से 50 दिन का होता है तो कुछ इस तरह इनमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। देखिए बैंगन बनना शुरू हो जाते हैं, सभी पौधों के अंदर फूल आना शुरू हो जाते हैं, अच्छे डॉट्स के अंदर आ रहे हैं खूब। ये देखिए जितने भी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं सभी पौधों के अंदर भारी मात्रा में दोस्तों फूल आना शुरू हो गए। अब इस वक्त हमें सावधानी क्या बरतनी होती है, सबसे पहली सावधानी जो हमें चाहिए होती है वो क्या होती है कि जो नीचे गमले की मिट्टी होती है उसमें हम पानी डालना बंद कर दें। जब तक मिट्टी ऊपर की कम से कम 1 से 1.5 इंच या 2 इंच ना सूख जाए, जब तक इसमें पानी दोबारा प्रोवाइड ना करें। जमीन पर लगा है तो वो बात दूसरी हो जाती है, लेकिन जब हम गमलों में इस तरह ग्रो बैग के अंदर गार्डनिंग करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि पानी की मात्रा को हम कंट्रोल करें। साथ में जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो, उस फर्टिलाइजर को देने से बचे। इस वक्त इसको पोटेशियम एंड फास्फोरस या मैग्नीशियम या कैल्शियम युक्त जो फर्टिलाइजर होता है वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए होता है, ताकि ये जितने भी फूल अब आने शुरू हो चुके हैं ये सभी फूल यहाँ बने रहें और झड़े नहीं, यहाँ ही स्थिति इनकी यहीं बने रहें और अच्छे रूप के अंदर अपना बम्पर उत्पादन दें। हमारे पौधे में इस तरह से फूल आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और इन फूलों को यहाँ रुकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए इसके लिए हमें करना क्या होगा कि बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल में लेकर आना होगा। मैं यहाँ 2 तरह का फर्टिलाइजर अब इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर तो कैल्शियम हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है, इसी के साथ में फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस तरह के काफ़ी अच्छे तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट को मिलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ जब ये मिट्टी के अंदर मिलता है तो क्या काम करेगा, जड़ों को मजबूत बनाता है, फल और फूलों के लाने की जो क्षमता होता है उसको तेजी से बढ़ाता है, साथ में कीट और फंगस को दूर रखने में मदद करता है। इसी के अलावा मिट्टी का जो पीएच मान होता है उसको भी ये दोस्तों कंट्रोल और करके रखता है, नमी बना के रखता है मिट्टी के अंदर, जिससे पौधे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। एक्चुअली दोस्तों साथ में इसकी जो हल्की गंध होती है, जो इसके अंदर एक हल्की गंध होती है, उससे काफ़ी तरह के जो कीट, नेचुरल कीट होते हैं और भी तरह के जो फंगस लगने की संभावना होती है, रूट्स के अंदर काफ़ी इन्फेक्टेड होने की संभावना होती है, तो जब मिट्टी मिलाते हैं तो वो भी काफ़ी दूर रहते हैं। यह है दोस्तों वुडन एस, जिसे हम लकड़ी की राख भी कहते हैं। ये हमें समय समय पर पौधे की जरूरत के हिसाब से प्लांट को अप्लाई करनी चाहिए होती है, जैसे कि अब मैं करने वाला हूँ इसमें जब फूल आने की दशा में। अब लकड़ी की राख ही क्यों जरूरी होती है, आप उपले की राख भी ले सकते हैं, वो भी सेम यही काम करती है, बट उसके अंदर इतनी अच्छी मात्रा में कम होते हैं क्वांटिटी में मेरे ख्याल से, जैसा मेरा मानना है। लकड़ी की राख के अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं मिलती है। कारण क्या होता है, जब लकड़ी जलती है तो नाइट्रोजन हवा में विलीन हो जाती है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो हमारे पौधे को भी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम युक्त जो फर्टिलाइजर होते हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसके अंदर चारों चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में। इसके अलावा एक चीज़ और मैं लेने वाला हूँ, तो इसकी मात्रा कितनी लेंगे हम, करीब करीब आधा चम्मच के करीब। जो 12x12 का ग्रो बैग होता है उसमें करीब करीब मैं आधा चम्मच के करीब लेता हूँ, और इस तरह मिट्टी के अंदर हमें मिलाना चाहिए होता है। अंत में एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बहुत ज़रूरी बात है, इस तरह प्लांट में हमें अप्लाई कर देना है। जो दूसरी चीज़ मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ दोस्तों, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है। इससे पौधों की तेज़ी से ग्रोथ होती है, जड़ें मजबूत बनती है, फल फूल लाने की क्षमता को भी बहुत अच्छा दिखाता है। पोटेशियम की अधिकता क्या करती है, तनों को मजबूत बनाती है, और जो ये पौधे होते हैं इनके अंदर फल फूल लाने में अच्छी मदद करता है। साथ में इसमें मौजूद जो फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, वह फूल लाने में मदद करता है, साथ में जड़ों को स्वस्थ रखते हैं। और तने जो टहनियाँ होती है पत्तों को, यहाँ से क्या है, कई बार देखा होगा आपने, जब फूल ड्रॉपिंग की समस्या शुरू हो जाती है, जब हम काफ़ी सावधानियां बरतते हैं उसके बाद भी, तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरह के जो पोषक तत्व होते हैं वो यहाँ से मजबूती बना के रखते हैं, तो पौधे को फूल जो होते हैं उनको झड़ने से भी रोकते हैं। इसी के साथ ही जब ये अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सड़ना शुरू हो जाता है तो मिट्टी में जैविक कार्बन और जो अन्य
अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनती है। ये एक्चुअली दोस्तों ये है केले के सूखे हुए छिलके। केले के छिलके को हम फेंक देते हैं, हमें फेंकना नहीं चाहिए होता है। इनका ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके इनको सुखा लेना चाहिए होते हैं, ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इस तरह के हो जाते हैं तो हमें करना क्या चाहिए होता है, आप इसका बिल्कुल पाउडर चूरा भी बना सकते हैं या आप इस तरह भी रख सकते हैं। इस तरह मिट्टी करिए आपने गमले की साइड में, और करीब करीब एक केले के छिलके के इस तरह मिट्टी के अंदर उसे नीचे दबा दीजिए दोस्त। ध्यान रखें इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जो छोटे प्लांट होते हैं उनमें अप्लाई करने से बचें। अब चूंकि ये सब चीज़ राख डालने के बाद और इनको डालने के बाद क्या पानी देना अनिवार्य होता है। जब तक पानी नहीं देते, जब तक कोई चीज़ें पानी के संपर्क में नहीं आएगी, जब तक अपना काम करना शुरू नहीं करती है। क्योंकि अब बारिश का सीजन चल रहा है, मैं पानी दूंगा नहीं, मिट्टी पूर्ण रूप से गीली है। आप देख सकते हैं जो राख डाली थी पूरे मिट्टी ने सोख लिया है उसको पानी ने। इस तरह मिला के हमें छोड़ देना चाहिए होता है। सही समय पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से दोस्तों बैगन का पौधा कुछ इस तरह से लगातार बैगन से भरा रहता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।